हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक पार्ट बी, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 हम जो कंपैरिजन देख रहे हैं, हम जो कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम जो तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कंपनी के अंदर दो चीजें हमारे पास ज्यादा जरूरत रहेंगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब प्रॉफिट एंड लॉस को कंपनी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है और दूसरा हमारे पास बैलेंस शीट तैयार होती है। पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में बता चुका हूं और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी बता चुका हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में बताया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। अब सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसके लिए हमें पूरी उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के सामने पहले से तैयार किया हुआ एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि बैलेंस शीट का हम कंपैरिजन कर रहे थे। एक बैलेंस शीट जनरली हम लोगों की इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरी साइड हमारे पास एसेट्स। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। एक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, सेम कंडीशन है। बस एक जो हमारा पर्टिकुलर साइज है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो हमारा चेंज हो गया और वो क्या हो गया, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस वाले अमाउंट्स के, प्रॉफिट एंड लॉस के ही कंटेंट्स सारे हमारे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहला टॉपिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज नेट सेल। क्या आएगा? नेट सेल्स। आप लोग जानते हो नेट सेल्स। अब नोट नंबर हम क्यों लिखते हैं? नोट्स टू अकाउंट के लिए। इस सब की डिटेल, इस नेट सेल्स की डिटेल हमारे पास कहां पर इंक्लूड होगी? नोट नंबर में। नोट में जो नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वहां पर नेट सेल्स क्या होती है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स कैसे बनती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। इसके बाद अदर इनकम्स। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा, ट्रेडिंग अकाउंट हमने जब बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो वहां पे अदर इनकम्स, क्योंकि राइट साइड जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस, जहां राइट साइड में हम प्रॉफिट लिखते थे और लेफ्ट साइड में हम टोटल अपने एक्सपेंसेस लिखते थे, तो वहां पे हमारे पास एक बात आती थी अदर इनकम्स। डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारी जितनी भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितनी भी हमने अपनी इनकम्स दिखाई थी, वो अदर इनकम्स में आ जाएगी। इन अदर इनकम्स को हम टोटल, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इनकम्स दे रखी हैं, उनको नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे, अदर इनकम हेड में लिख के लेके आएंगे, उसका जो टोटल आएगा उस अमाउंट को हम जिस ईयर का होगा उस ईयर में ही लिख देंगे। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इन चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। तो अदर इनकम, अब मेरे पास नेट सेल्स हो गई, मेरे पास अदर इनकम हो गई, इन दोनों का टोटल मेरे पास क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये मेरे पास क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू। अब आप लोग जानते हो भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते किसके लिए? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो हमारे पास इनकम्स आएंगी या हमारे पास क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे। उन दोनों का डिफरेंसेस निकालने के बाद हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमें क्या होगा? लॉस। अगर हमारी इनकम्स ज्यादा है तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब हमारे रेवेन्यूज ज्यादा है, आने वाली कंडीशन ज्यादा है, हमारे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, उससे हमारे पास क्या होगा? रेवेन्यू ज्यादा होगा। रेवेन्यू ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट। इसी तरीके से एक्सपेंसेस कम होंगे,
जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे, उस रेवेन्यूज में से माइनस कर देंगे। अब रेवेन्यूज के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे पास टोटल ए से लेके जी पॉइंट तक कंप्लीट हमने आपको बता रखा है इनके अकॉर्डिंग। जैसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आप लोगों ने एनपीओ में पढ़ा होगा, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का हम लेके चलती है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसी तरीके से परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हमने परचेज की है, इसको हम नेट परचेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेट परचेज। जैसे हमने वहां दिखाई थी नेट सेल्स, ऐसे हम यहाँ क्या दिखा सकते हैं? नेट परचेज। नेक्स्ट मेरे पास चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम पढ़ा रहे होते हैं इन्वेंटरीज हमारे पास कितने तरीके की होती है? 6 तरीके की होती है। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल देखा, वर्क इन प्रोग्रेस देखा, हमने फिनिश्ड गुड्स देखा, स्टॉक इन ट्रेड देखा, लूज टूल्स देखा, स्पेयर्स एंड स्टोर्स देखे, उन सब की। तो ये चेंजिंग इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, इनका डिफरेंसेस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगला पॉइंट है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है भाई? तुम लोगों को पता होना चाहिए, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो जिसको उसके बदले में उसे जो बेनिफिट हो रहा है वो उसके एक्सपेंसेस हो गए। जैसे सैलरी, उसे सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, उसे ग्रेच्युटी मिल रही है। इस तरीके से उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उस हेड के अमाउंट्स को लाके एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिख देंगे। हमारे पास अगला टॉपिक है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस मतलब होता है पैसा। फाइनेंस हमें इकट्ठा करना है और उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ रही है। सपोज दैट हमने बैंक ओवरड्राफ्ट, उस पर इंटरेस्ट देनी पड़ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से हम लोगों को फाइनेंस कॉस्ट तैयार करनी पड़ती है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट मेरे पास इसके अलावा जैसे हम और भी चीज ले सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट में। हमने बैंक के चार्जेस वगैरह दिए या अदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अगला टॉपिक है मेरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए हम यूज करते हैं, जो राइट ऑफ की जाती है। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम यूज करते हैं, तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अदर एक्सपेंसेस, इन हेड के अंदर अगर जो कुछ नहीं आया है वो सब हम इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट, इस तरीके के हमारे पास जितने भी हैं, बैड डेब्ट्स, ये सारे खर्चे हम किस में डाल सकते हैं? अदर एक्सपेंसेस। इन सबका टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस। क्या बनेगा? टोटल एक्सपेंसेस। अब ये फोर्थ, ये टोटल हो गया मेरा। अब अगला पॉइंट क्या होगा? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? थर्ड माइनस फोर्थ। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट ही निकले, लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ हेड क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हमारा लॉस आएगा तो उसे ब्रैकेट में लिख देंगे और प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस में है ही। इसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे, लेस। चाहे वो 6 पॉइंट हमारे पास हो सकता है इस तरीके से, इनकम टैक्स। जो हमारे पास परसेंटेज दे रखी हो उस परसेंटेज को माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मेरे पास निकल के आ जाएगा। 5th माइनस 6th, ये मेरे पास पॉइंट निकल के आ जाएगा। मैंने आपको दोबारा बताया, दोबारा बताने के बाद आप लोगों का ये क्लियर होना चाहिए कि लिखना इसी तरीके से सीक्वेंस है। पहला पॉइंट रेवेन्यू का ऑपरेशन, फिर
अदर इनकम्स, इन दोनों का टोटल रेवेन्यू। इसके बाद एक्सपेंसेस में हमारे पास इन सातों हेड में A B C D E F G। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल लगाएंगे हम, और इस टोटल को हम इसमें लिखने के बाद ये मेरा जो थर्ड पॉइंट आया है, थर्ड सब आपको लिखा होता है, थर्ड माइनस फोर्थ, फोर्थ का ये तो टोटल है, इस टोटल को हमने माइनस कर दिया, ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास निकल कर आ गया। इसका हमने टैक्स लेस किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम लेके चलते हैं एक टॉपिक, कुछ डिटेल हम लेके चलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो एक छोटा सा मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, या अगर क्लू नहीं भी दिया जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज लेके नहीं चल रहे, दोनों ही चीजें क्लियर हो सकती हैं। आज मेरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, इसी के साथ में कॉमन सा स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करा सकता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें, सपोज दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक देखो एक बात सोचने वाली बात है कि प्रीवियस ईयर पिछली साल वाला होगा और करंट ईयर ये जो चल रहा है उस साल का होगा। भाई अगर अब ये 2020 चल रही है, तो जो मेरी 2020 थी ये मेरी करंट ईयर थी, 2019 मेरी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आप लोगों को पता है ईयर हमारी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ही चली। जैसे अब मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे दे रखा है 15 लाख प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का 20 लाख। इसके बाद अदर इनकम मेरे पास दे रखी है 4 लाख, और 10 लाख। इन दोनों का मैं टोटल लगाऊंगा, $19 लाख और 30 लाख। भाई हम लोगों को बताइए, इन दोनों का हम टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने का ध्यान रखा, इस तरीके से हमने अपना पहला टॉपिक क्लियर किया। हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस ही हमें दे रखी है। 15 लाख और 21 लाख। अगर अलग अलग हेड के बारे में दे रखा होता कि इसके ये एक्सपेंसेस, इसके एक्सपेंसेस, तो हम उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते, सपोज कर लीजिए, ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर चाहो तो हमारे पास 5 लाख रुपीस की स्टॉक इन ट्रेड हो गया, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस मैंने 4 लाख रुपीस दिखा दिए, मैंने फाइनेंस कॉस्ट दिखा दी 2 लाख रुपीस की, इसके अलावा मैंने 1 लाख रुपीस का, मुझे टोटल तो 15 लाख चाहिए ही, 5, 4, 2 and 1 12 लाख, 3 लाख रुपीस और रह गए, मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में भी दिखा सकता हूं। ठीक है, अब मैंने इसके बदले मैंने यहां पे लिख दिए 5 लाख, ये 6 लाख रुपीस मैंने लिख दिए, ये 4 के 4 ही रहने दिए, ये भी मैंने 4 लाख कर दिए, और ये 21 लाख। अब 90 माइनस 15, ये मेरे पास कितने रुपए बचे? 4 लाख। ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, यहां पे आए मेरे 9 लाख रुपीस। मेरे पास परसेंटेज दे रखी है 50%, मैंने 50% लिखा,
50% की टैक्स। ये 4 लाख रुपीज है, 4 लाख का 20%, सॉरी 50% 2 लाख और इसका भी 50% 4,50,000। हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया। क्लियर? अब वही चीज हमारी पुरानी चीज, अब हम कंपैरिजन करेंगे। ये हमारा पुराना टॉपिक था कि अब एब्सोल्यूट चेंज का मतलब 50 माइनस 20 माइनस 15। मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैंने इसको A पॉइंट दिया है, इसको मैं B पॉइंट दे रहा हूं, इसको मैं C पॉइंट दूंगा और इसको मैं दूंगा D। C पॉइंट मेरा कैसे निकल के आएगा? B माइनस A। 20 माइनस 15 5, 10 माइनस 4 6। ये मेरे पास कितना हो गया? 11। अब हम इनमें भी चेंजेस देख सकते हैं। 5 माइनस 3 2 1 nil 2 1 एंड डिफरेंसेस हमारे हुए 6 है। 21 माइनस 15 करेंगे तो भी 6, 2 1 2 1 करेंगे तब भी 6। हमारे पास यहां पे आंसर आया 5 लाख 2,50,000 एंड लास्ट 2,50,000। अगला टॉपिक मेरे पास क्या है? डी पॉइंट, परसेंटेज चेंज C अपॉन A मल्टीप्लाई 100। C फॉर एब्सोल्यूट चेंज, A फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंट, 100 आप लोग जानते हो परसेंटेज के लिए लगाया जाता है। 5 डिवाइडेड बाई 15 अगर आप लगाएंगे तो 33.33% मेरा निकल के आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 6 या 4 150%। परसेंटेज हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे रखा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों का हम चेंजेस निकालेंगे। 11 डिवाइडेड बाई 19 तो हमारे पास निकल के आएगा 57.89। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनको भी चेंज 2 डिवाइडेड बाई 3 हम लोग कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 5 हम लोग कर सकते हैं। यहाँ मेल हो ही जाएगा 2 2 100%, ये भी 100% चेंज हो गया। अगर हम दोबारा देखें 1 डिवाइडेड बाई 5 20%, 2 डिवाइडेड बाई 3 बताइए 66.6%। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये हमारे पास 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख हम लोग क्या कर सकते हैं 40%। आगे आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पर मैं एक थोड़ा सा चेंजेस लेके आता हूं। मुझे करना क्या है, इस कंपेरेटिव की जगह मुझे यहां लिखना है कॉमन साइज। क्या लिखना है? कॉमन साइज। कोई स्पेशल चीज नहीं करनी, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ हमें शो नहीं करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग देखना चाहें दोबारा एक बार क्लियर कर ले। ये सारे पॉइंट्स, C पॉइंट निकाला B माइनस A और उसके बाद D पॉइंट निकाला C अपॉन A। परसेंटेज आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, कोई ज्यादा खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा ये 2 कॉलम मेरे चेंज हो जाए। कॉमन साइज स्टेटमेंट।
कुछ वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज में, और ना ही कोई इतना परेशानी वाली बात आएगी। बस हमें यहाँ पे भी 2 ही कॉलम तैयार करनी है, बस हमें परसेंटेज एक बार लिख देते हैं और परसेंटेज यहाँ पे लिख दी प्रीवियस ईयर की और यहाँ लिख दी हमने करंट ईयर की। अब ये कॉलम अगर देखना चाहे तो यहाँ हमारे पास 5th पॉइंट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 6th पॉइंट हो जाएगा। ज्यादा कोई अंतर है नहीं, बस फर्क क्या है, जब हम कॉमन सा स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां हमने कंपैरिजन किया था इसका और इन दोनों का मिला के। यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे अलग अलग, प्रीवियस ईयर की अलग, करंट ईयर की अलग, और जो हमारा बेस रहता है, बेस हमारा हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। मैं पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस ईयर, सपोज दैट ये 2019 होगा और फिर 2020, भले ही क्वेश्चन के अंदर पहले 2020 दे रखा हो फिर 2019 दे रखा हो, हमें लिखना इसी तरीके से है। बात आती है निकल के, ये 15 लाख इस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ये वाला पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वाला पॉइंट है, ध्यान से समझना पड़ेगा एक बार में। ये 15 लाख बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक भी नहीं है, ये क्या है 15 लाख। 15 लाख इन सबके नीचे डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं सोचना है। 15 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 4 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, 19 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 lakh, 5 lakh divided by 15 lakh, 4 lakh divided by 15 lakh, 2 lakh divided by 15 lakh, 1 lakh divided by 15 lakh, 15 lakh divided by 15 lakh, 4 lakh divided by 15 lakh, 2 lakh divided by 15 lakh and finally 2 lakh divided by 15 lakh। ये जो भी परसेंटेज निकलती हुई आएगी वो इस कॉलम में लिखते हुए चलेंगे। 15 divided by 15 100, 4 divided by 15 करके बताइए, मैं आप लोगों को अपने सामने कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं। 4 डिवाइडेड बाई 15, ये मेरे पास 26.67, ठीक है। मेरे पास कितना 3 लाख डिवाइडेड बाई 15, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते चलिए। वन 26.67%, 19.99, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 20% ही आएगा। ये 33 1/3 4, तो हमारे पास 26 2 33.33 1 6.67, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरी साल का देखा 20 लाख। अब हर एक के नीचे इस करंट ईयर के लिए अब हमें कितने का डिवाइड देना है 20 लाख। 20 डिवाइडेड बाई 20, 1/20, 30/20, 5/20, 6/20, 4/20, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। जो परसेंटेज आएगी वो हमारा कंप्लीट निकल के आ जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, क्लियर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।